हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट माइंड हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, आज जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पूरा क्लियर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को क्या करना है, शेयर करें। क्लियर? तो चलिए, हमने पिछले लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने ख़त्म किया था। आज हम एक नए चैप्टर जो है उसके आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत की क्या स्थिति रही उसके बारे में हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता के बारे में। पिछले लेक्चर को हम याद एक बार कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इतिहास कैसे, क्या, क्यों, कैसे, उसके बाद पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर सभ्यता का विकास हुआ। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने सारे एस्पेक्ट को मैंने किया और उसमें क्वेश्चन भी देखा था। क्लियर? तो देखते हैं आज वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। देखिए, कल आपको अगर सिंधु घाटी सभ्यता के अगर टाइम के बारे में पता होगा तो हमने टाइम को बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाइम थी वो थी 2500 से लेकर कितना तक, 1750 बीसी तक थी। 1750 बीसी तक थी। ठीक, 1750 बीसी तक थी। लेकिन वैदिक सभ्यता के अगर काल के बारे में हम बात करते हैं तो 1500 से लेकर 600 बीसी ईसा पूर्व में आते हैं। आप ईसा पूर्व का मतलब समझते होंगे कि ईसा पूर्व के जन्म से पहले। आखिर इस टाइम के जो 1500 और 2500 इन टाइमों के बीच में क्या हुआ? आखिर इन टाइमों के बीच क्या हुआ? उस समय कोई विकास नहीं हुआ। क्या स्थिति थी भारत की? तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया था, अंत हो गया था, क्या ध्वस्त हो गई थी। उनके बारे में भी क्या विभिन्न विचारकों का मत है। तो मान सकते हैं कि ऐसा काल था, ट्रांजैक्शन एज में से किसी तरह का विकास नहीं हुआ और धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या जोड़वे संस्कृति या अन्य छोटे मोटे संस्कृतियों का विकसित हुआ और धीरे धीरे फिर से क्या हुआ, फिर से धीरे धीरे कुछ विकास हुआ। एकदम हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन युग। क्लियर? जैसे हम अगर आज के बारे में अगर बात करते हैं, जैसे उदाहरण ले तो देखिए कि जब कोरोना वायरस आई तो कोरोना वायरस से पहले कितना विकास हो रही थी, लेकिन कोरोना वायरस की लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन हुई। देखिए कि उस समय के जो बीच में और अभी में देखिए कि बीच का जो समय क्या था, ट्रांजैक्शन, कोई विकास नहीं। पूरा जो विश्व जो व्यवस्था थी क्या हो गई थी, अस्त व्यस्त हो गई थी। तो हम मान सकते हैं कि जो वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के जो बीच का जो समय था क्या था, ट्रांजैक्शन एज थी। मैंने उस समय किसी तरह का विकास न, धीरे धीरे कुछ छिटपुट जो क्या हुआ, विकास हुए और इतने बड़ी विकास नहीं देखे गए। तो समझ गए कि इसके बीच में कैसे हुई और सिंधु घाटी सभ्यता आखिर कैसे, वैदिक सभ्यता कैसे पनपी। तो हम वैदिक सभ्यता के मतलब हम जानते हैं, बारे में हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता, वैदिक का अर्थ किससे जुड़ा हुआ है? हम जानते हैं कि वैदिक का जो संबंध है वो किससे जुड़ा है? वेद से जुड़ा हुआ है। वेद से जुड़ा हुआ है और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ज्ञान। जो वैदिक सभ्यता है इसका क्या, किससे? वेद से जुड़ा हुआ है और जिसका अर्थ क्या होता है? विज्ञान जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। क्लियर? हम जानते हैं, देखिए कि वैदिक सभ्यता आखिर पनपी कैसे, क्या कारण थे कि पनपी और इनके क्या क्या एस्पेक्ट थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसके स्रोत जानकारी हमें, धार्मिक चीज़ों की कैसे थी, कैसे उस समय भारत का जो टाइम क्या चीज़ कैसे कैसे उस समय भारत में क्या क्या विकास हुआ, उनके बारे में हम जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता तो किनके द्वारा वैदिक सभ्यता पनपी और इनके जो उद्धारक थे वो कौन थे। वैदिक सभ्यता के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, ये जो वैदिक सभ्यता है, हम जानते हैं कि किसने, आर्यों के द्वारा विकसित ये क्या थी, ये सी सभ्यता थी, वो थी वैदिक सभ्यता। जानते हैं ये जो वैदिक सभ्यता है किसके द्वारा विकसित सभ्यता थी? आर्यों के द्वारा पनपी हुई क्या थी? सभ्यता थी। देखिए कि उस समय अगर भारत की अगर बात करते हैं तो देखिए
ऐसे कुछ थी उस समय भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र। तो वैदिक सभ्यता ये तो किस आर्यों के द्वारा हुआ, ये वैदिक सभ्यता पनपी, वो आर्यों के द्वारा ये सभ्यता पनपी है। किसके द्वारा पनपी है? आर्यों के द्वारा। अब हम जानते हैं कि जो आर्यों के द्वारा जो विकसित सभ्यता उसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो आखिर हम जानते हैं कि आर्य लोग कौन थे, और आर्य लोग पहले जानते हैं कि आर्य लोग कौन थे, ये कहाँ से आए, ये भारतीय थे या अलग के थे, आखिर ये भारत में क्यों आए, उन्होंने वैदिक सभ्यता कैसे उन्होंने निर्माण किया, और उस समय यहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ के जो लोग थे, उस पर किस प्रकार उसमें परिवर्तन आए, और किस प्रकार भारतीय महाद्वीप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक एवं अन्य परिवर्तन है, उनके बारे में जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता के कालक्रम के बारे में। तो वैदिक सभ्यता के कालक्रम के बारे में जानते हैं। तो वैदिक सभ्यता को 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम निर्धारित किया गया है। कितना? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में। तो हम देखते हैं यहाँ पर, अगर देखते हैं, अगर वैदिक सभ्यता, पहली बात, अगर वैदिक सभ्यता की अगर बात करें तो इसको दो चरणों में देखा जा सकता है। एक होता है ऋग वैदिक काल। एक क्या होता है दोस्तों? ऋग वैदिक काल। और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ठीक, इसका जो कालक्रम जो निर्धारित किया गया है वो कितना है? 1500 से लेकर 1000 BC तक, ईसा पूर्व तक इसका क्या किया गया है? कालक्रम निर्धारित किया गया है। जबकि उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक क्या किया गया है? इसका कालक्रम निर्धारित किया गया है। जानते हैं वैदिक सभ्यता क्या है? समय कालक्रम, इसको दो कालक्रमों में देखा जा सकता है। एक ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। क्लियर? तो ये देखते हैं कि वैदिक सभ्यता को दो कालक्रमों में क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। क्लियर? अब ये जो वैदिक सभ्यता किससे जुड़ा है? वेद से जुड़ा हुआ है, और जिसका अर्थ होता है क्या? ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। हमने ये बात जान लिया। अब जो वैदिक सभ्यता जो पनपी, वो किनके द्वारा पनपी? वो आर्यों के द्वारा विकसित की गई सभ्यता को क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। ये समझ गए? अब जानते हैं कि अब ये आर्य लोग वो कौन थे। तो आर्य के बारे में जानते हैं कि आर्य लोग कौन थे। देखिए, आर्य कौन थे, वो किस कारण से भारत में आए थे, इसमें भी विभिन्न विद्वानों, विभिन्न इतिहासकारों में अलग अलग मन है। जैसे कि हम देखते हैं कि मैक्स मूलर जो है, देखिए यहाँ पर, ये आर्य कहाँ से आए? अब आर्य जो थे वो कहाँ से आए? ठीक, तो इसमें भी विभिन्न विचारकों का क्या है? अनेक मत है। जैसे कि हम देखते हैं, एक विचारक है, एक इतिहासकार है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा कि आज लोग कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं दोस्तों? मध्य एशिया से। ठीक, फिर एक और है, किसी मध्य एशिया से आए हैं। किसी विचारक, किसी इतिहासकार ने कहा कि आर्य लोग आल्पस पर्वत से आए हैं। तो किसी ने कहा कि यूरोप से आए हैं, किसी ने कहा, सब अपना अपना, बहुत विद्वानों ने अपने अपने अनुसार उन्होंने तर्क दिए हैं कि आज लोग यहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं। लेकिन जो सर्वाधिक जो मान्य मत है वो है मध्य एशिया। किसने कहा था कि कहाँ से आए हैं? तो मैक्स मूलर साहब ने कहा था कि आज लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये सर्वाधिक मत है। अगर एग्जाम में आपको पूछ दे कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो वो होगा क्वेश्चन, आंसर जो होगा मध्य एशिया होगा। समझ गए? तो ये बात समझ गए कि आर्य आखिर कौन थे, कहाँ से आए थे, समझ गए। आर्य, अब आर्य का मतलब, आर्य का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसका जो मतलब जो होता है, मीनिंग जो होता है, अर्थ होता है, वो अपने को क्या कहते थे? श्रेष्ठ। इसका मतलब जो आर्य का मतलब होता है वो होता है श्रेष्ठ।
क्या मतलब होता है इसका? श्रेष्ठ होता है। और जब आए लोग यहाँ पर आए और उन्होंने कैसे आए, और उन्होंने वैदिक सभ्यता का क्या हुआ? विकास हुआ। उनके द्वारा स्थापित किया गया सभ्यता को क्या, आर्यों द्वारा स्थापित किया गया सभ्यता को क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। उसका कालक्रम दो चरणों में हुआ है। एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का अगर टाइम की अगर बात करते तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब आप समझते होंगे? नहीं तो पहला लेक्चर है वो आप देख लीजिए, आपको पूरी जो वैश्विक जानकारी हो जाएगी। और एक बात और, जो इतिहास का क्लास है पूरी संपूर्ण रूप से कराई जाएगी। अगर आपको कुछ छूटा हुआ तो प्लेलिस्ट में है, आप पूरी वीडियो को देखें और यहाँ पर नोट्स बनाते चले। अगर नहीं भी बनाते हैं तो यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिएगा। आपको टेलीग्राम से वहाँ पर से क्या करना है, लिंक को डाउनलोड कर लेना है और पूरा PDF डाउनलोड करके आप नोट्स बना लीजिएगा और आपको कोई भी एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगा। एक बार आप इसको समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता को हमने जाना, जाना कि वेद का क्या होता है, इसका ज्ञान होता है। वैदिक सभ्यता का कालक्रम के बारे में, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। आज लोग कौन कहाँ से आए थे वो जान गए कि विभिन्न विचारकों का मत है, सर्वाधिक मत है मध्य एशिया के बारे में। आर्य का अर्थ क्या होता है? वो होता है श्रेष्ठ होता है। क्लियर बात समझ गए? अब ये बात समझ गए। आखिर अब हम पहला जो चीज़ इसके बारे में पढ़ने से पहले पहला चीज़ जो पढ़ लेते हैं कि आखिर वैदिक सभ्यता के बारे में स्रोत यानी कि साक्ष्य के बारे में जानते हैं कि ऐसा वैदिक सभ्यता के बारे में कहाँ लिखा हुआ है। और कोई पूछे कि आप अगर कहिए कि ऋग्वेद में ये लिखा गया है, ऋग्वेद में ये कहा गया है, कोई पूछे कि आप कहिए कि वैदिक सभ्यता के बारे में ऐसा ऐसा स्थिति थी, लेकिन अगर आपसे पूछते कि कहाँ लिखा गया है बताओ, कहाँ, किसने बताया, तो आप जानेंगे कि नहीं, कि ये चीज़ जो ये जो ग्रंथ है, ये साहित्य है, ये जो पुरातात्विक चीज़ें मिला है, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है, हमें इतिहासकारों से जानकारी मिलती है इसकी। तो हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता के पहले साक्ष्य के बारे में यानी कि स्रोत के बारे में जानेंगे कि वैदिक सभ्यता का कहाँ लिखा गया, इसका कैसा वर्णन और इतिहासकारों में इसने क्या क्या इसमें विवरण दिया है। तो हम जानते हैं पहले वैदिक सभ्यता के स्रोत यानी कि साक्ष्य के बारे में। अब अध्ययन के स्रोत के बारे में जानते हैं, सोर्स ऑफ स्टडी के बारे में। देखिए ये जो वैदिक सभ्यता है, इसके हमारे अध्ययन के स्रोत यानी कि साक्ष्य के बारे में जानते हैं। तो इसके साक्ष्य को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए, एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य और एक होता है साहित्यिक साक्ष्य। इसमें देखिए, एक पुरातात्विक साक्ष्य और एक साहित्यिक साक्ष्य, और इससे वैदिक सभ्यता में हमें दोनों से जानकारी मिलते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर पीछे हम जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में साहित्यिक स्रोत तो मिला, लेकिन उसको आज तक भी उस लिपि को पढ़ा नहीं गया। लेकिन वैदिक सभ्यता में जो साहित्यिक स्रोत से भी हमें जानकारी मिलते हैं और पुरातात्विक स्रोत से भी हमें जानकारी मिलते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। क्लियर बात समझ गए? तो इसके साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों साक्ष्य दोनों से हमें जानकारी मिलती है। अगर आप पुरातात्विक और साहित्यिक मतलब नहीं समझते हैं तो आप शुरू से वीडियो को देख लीजिए, आपको इतिहास में 1% आपको डाउट नहीं रहेगा। अगर कुछ डाउट हो भी जाए तो आप
मैसेज कर दिया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा। क्लियर। तो देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य के बारे में। पहले पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हम बात करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए इससे चित्रित धूसर मृदभांड से हमें जानकारी मिलती है पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में इत्यादि और ETC और बहुत सारे अभिलेख भी है। इससे अभिलेख से चित्रित धूसर मृदभांड इत्यादि से हमें पुरातात्विक स्रोत से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर। अब आगे देखते हैं और साहित्यिक स्रोत में बात करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में अगर बात करें तो इससे हमें वेद, इसमें हमें वेद, उसके बाद होता है इसमें वेद से हमें जानकारी मिलती है, वेदांग से जानकारी मिलती है, उसके बाद वेद, वेदांग, महाकाव्य, वेद, वेदांग, महाकाव्य, उसके बाद उपनिषद, इत्यादि से हमें साहित्यिक स्रोत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक बात आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इस साहित्यिक स्रोत से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इससे भी प्रश्न आते हैं, आपको वेद से प्रश्न आते हैं, उपनिषद से प्रश्न आते हैं, महाकाव्य से भी प्रश्न आते हैं। तो आप अध्ययन के स्रोत जो साक्ष्य है इनके बारे में पहले हम जानते हैं, इसके बाद हम सामाजिक, उसके बाद अन्य सारे हम एस्पेक्ट को हम करेंगे। पहले देखते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि इससे भी अधिक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वेद तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक करके हम पहले साहित्यिक स्रोत साक्ष्य के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं वेद से। ठीक, वेद क्या है आप जानते होंगे कि क्या है, मंत्रों का संग्रह है। ठीक, ये जो मंत्रों का क्या है, संग्रह है, आप जानते होंगे या नहीं। तो वेद कितने हैं, तो वेद जो है वो 4 वेद है। वेद कितने हैं, 4 वेद है। पहला जो है कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। दूसरा जो है वो है सामवेद। तीसरा जो है यजुर्वेद। और चौथा जो है वो है अथर्ववेद। ये क्या है, वेद 4 है। क्लियर। तो हम वेद, चारों वेद के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद वेदांग के बारे में, महाकाव्य, उपनिषद इत्यादि के बारे में। तो एक एक करके हम इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो पहला नंबर में हम जानते हैं, देखिए पहला नंबर हम पहले तो पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि वेद कितने हैं। तो वेद कितने हैं, 4 वेद है। आप याद कर लीजिए, पूछेगा पहला क्वेश्चन ही रहेगा कि वेद कितने है, तो वेद 4 है। क्लियर। ये देखिए अब एक एक के बारे में हम जान लेते हैं। ऋग्वेद पहले देखते हैं। ऋग्वेद के बारे में हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इससे यही बनेगा कि सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन है, ऋग्वेद है। तो सबसे प्राचीन कौन है, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन, ऋग्वेद है। क्लियर। इसके बारे में बात करते हैं। तो मंडल ऋग्वेद में कितने हैं, मंडल कितने हैं, 10 है। ऋचाएँ जो है 10,462 है। उसके बाद बात करते हैं सूक्त जो है वो 1028 है। सूक्त कितना है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, मंडल 10 है, ऋचाएँ 10,462 है, सूक्त कितना है, 1028 है।
क्लियर। अब इनके बारे में जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। आखिर इसको लिखा कौन? तो इसको लिखा है किसने? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने लिखा है और संकलन किसने किया है? वेद व्यास ने। संकलनकर्ता कौन है? वो है वेद व्यास। ठीक, तो लिखा कौन है? वो विश्वामित्र। संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास है। तो हमने जाना कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, मंडल 10 है, 10,462 ऋचा है, सूक्त कितना है? 1028 है। लिखा किसने? विश्वामित्र ने लिखा है। संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास है। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं और इसके बारे में वेद में आ जाता है कि वेद से बहुत सारे क्वेश्चन हम देखते हैं, तो अब इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। मंडल के बारे में बात करते हैं। मंडल से भी क्वेश्चन आता है। देखिए, मंडल में जो होता है 10 मंडल है, उसमें देखिए पहला जो है और 10वां मंडल क्या है? नया मंडल है। ये नया है, बाद में जोड़ा गया है। देखिए मंडल 10 है ऋग्वेद में, लेकिन पहला और 10वां जो है नया है, बाद में जोड़ा गया है, जबकि इसके जो बीच वाला है वो पहले जोड़ा गया है। मंडल से भी क्वेश्चन आपको पूछ देता है। जैसे देखिए 7वां जो मंडल है, 7वां मंडल, 7वां जो मंडल है ये किससे जुड़ा है? दशराज युद्ध। ठीक, और ये जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे। और रावी नदी का ही नाम है, और नाम है वो कहनी परुशनी नदी। ठीक, और ये जो युद्ध हुआ था सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, और सुदास में इसमें क्या हुए थे? विजय हुए थे। कौन विजय हुआ था इसमें? विन जो हुआ था वो कौन हुआ था? सुदास। हम इनके बारे में जानेंगे कि भाई ऐसा युद्ध क्या है, कैसे हुआ, कौन सा है, जानेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि 7वां मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है। इसमें 10 राजाओं और सुदास के बीच युद्ध हुई थी, जिसमें परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसको अभी हम आज जो भाषा में कहते हैं वो क्या है? रावी नदी है। तो 7वां मंडल है। उसके बाद 10वां मंडल में हम देखते हैं वो है पुरुष सूक्त। सर्वप्रथम पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है वो 10वां मंडल ऋग्वेद में है, जिसमें चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख किया गया था, जिसमें चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख किया गया था, और इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में वाद की गई थी। तो जो थी जो कर्म के आधार पर थी, न कि जन्म के आधार पर। तो देखिए चतुष्वर्ण समाज में इसको 4 प्रकार में विभाजित, 4 भागों में समाज को बांटा गया था। एक था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ठीक, और ये जो थे ये किसके आधार पर थे? ये आधार जो था वो कर्म आधारित था, न कि जन्म आधारित। कैसे थे? कर्म आधारित थे। ब्राह्मण के बारे में कहा गया कि इनका जो जन्म हुआ है कहाँ से हुआ है? मुख से जन्म हुआ है। ब्राह्मण का जन्म कहाँ से हुआ है? मुख से जन्म हुआ है। जबकि क्षत्रिय का जन्म हुआ है कहाँ से? बाजू से क्षत्रिय का जन्म हुआ है। जो वैश्य का जो जन्म हुआ है, वैश्य का जो जन्म हुआ है जांघ से हुआ है, और शूद्र का जो जन्म हुआ है वो पैर से हुआ है। तो पहली बार पूछेगा पुरुष सूक्त का जो वर्णन हुआ है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख है, जो कर्म आधारित है और 4 प्रकार में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सबको अलग अलग काम जारी थे। इसका इससे स्पष्ट थे कि एक परिवार में चारों वर्ण
हो सकते थे। इनके बारे में सामाजिक में आएंगे तो जानेंगे। पहले आप जानेंगे कि सर्वप्रथम पुरुष सूक्त का उल्लेख कहाँ है, ऋग्वेद में है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा कि कितने मंडल में है, 10वां मंडल में। किस आधार पर थे, तो कर आधार पर थे। कितने भागों प्रकारों में बांटा गया है, तो 4। कौन किससे उसका उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे इत्यादि बारे में हम जाने ये 10वां मंडल में। 9वां मंडल जो है, वो जो 9वां जो मंडल है उसका किसका उल्लेख है, सोम का उल्लेख है। सोम का जो सोम जो देवता है उनका क्या है उल्लेख है। तो इत्यादि के बारे में हमने जाना। तो ऋग्वेद में जाने कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, मंडल 10 है, ऋचा 10,462 है, सूक्त 228 है। लिखा किसने, विश्वामित्र ने लिखा है। संकलन किसने किया है, वेद व्यास ने किया है। मंडल क्या है, पहला से 10वां नया है, ठीक, और बाकी ये सब बाद में जुड़ा गया है। 7वां मंडल में दशराज युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, इन्हें परशुनी नदी कहा जाता है। और जीता किसने, सुदास जीता था। 9वां मंडल में सोम का उल्लेख है। 10वां मंडल में पुरुषोत्त का उल्लेख है। चतुष्वर्ण समाज कर्म आधारित और कर्म इसको 4 प्रकार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बांटा गया था। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो ब्राह्मण जो होते हैं वो शिक्षा देने का काम करते थे। ये क्षत्रिय जो होता था अपनी बल और कुशल और युद्ध देश की जो रक्षा करते थे उनके आधार पर। ये वैश्य जो थे वो अपना बिजनेस व्यापार कृषि करते थे। और शूद्र का काम था वो सेवा करना, वो सेवा करते थे। इसलिए उन शूद्र इन तीनों वर्णों को क्या करते थे, सेवा करते थे। तो हम ऋग्वेद के बारे में जानकारी लिए। अब उल्लेख से भी क्वेश्चन, उल्लेख के बारे में आते हैं। तो उल्लेख से देखिए, आप इसको मिटा देते हैं तो देखिए उल्लेख के बारे में हम जानेंगे। देखिए ऋग्वेद में किस देवता का ज़्यादा उल्लेख है, तो वो है इंद्र का सबसे ज़्यादा उल्लेख है। तो ऋग्वेद में अगर बात करेगा कि उल्लेख सबसे अधिक है, उल्लेख अधिक जो है किसको है, उल्लेख अधिक सबसे ज़्यादा, तो वो है इंद्र। इंद्र को आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो ऋग्वेद में अधिक जो उल्लेख है कौन सा देवता का है, तो है इंद्र देवता। चलिए अब नदी के बारे में बात करते हैं कि कौन सा नदी उल्लेख है। तो देखिए गंगा और यमुना। गंगा यमुना का उल्लेख एक बार है। गंगा यमुना का उल्लेख कितने बार है, एक बार है। जबकि सिंधु नदी का उल्लेख क्या है, सर्वाधिक बार है। सिंधु नदी का जो उल्लेख है क्या है, बहुत बार किया गया है, सर्वाधिक बार किया गया है। और इंद्र का उल्लेख करीब 200-250 बार इसका क्या है, उल्लेख किया गया है। तो ये भी प्रश्न आ सकते हैं। और सिंधु नदी और ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया है। और सबसे पवित्र जो नदी कहा गया है सरस्वती नदी कहा गया है। जो आज के युग आज जो है वो सरस्वती नदी बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। तो सरस्वती नदी को क्या कहा गया है, नदीत्मा। किसको कहा गया है, सरस्वती। सरस्वती नदी को या पवित्र, इसको पवित्र नदी किसको कहा गया है, सरस्वती नदी को। तो आप याद रखिए गंगा, यमुना और सरस्वती। तो गंगा को, यमुना को एक बार, और सिंधु को सर्वाधिक बेर, और सरस्वती को कितने बेर, इसको पवित्र और नदीत्मा कहा जाते हैं। तो यह है नदी के बारे में। तो हमने वेद के बारे में हम जाना। वेद के 4 वेद, वेद के 4 प्रकार है ऋग्वेद। और ऋग्वेद से देखिए इतना सारा क्वेश्चन, और हर एग्जाम में देखिए तो ऋग्वेद से प्रश्न आते ही आते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या PDF से इसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो देखिए हमने ऋग्वेद के बारे में सारे एस्पेक्ट को हमने जाना। अब आते हैं दूसरा वेद के बारे में। तो ऋग्वेद से कुछ क्वेश्चन छूट भी जाता है तो उसको आप किताब से या कहीं से आप नोट भी कर लीजिएगा। लेकिन ये वो कंसेप्ट जो होती है वेद का, आपने जाना कि वेद क्या है, कहाँ से आया, कितना प्रकार है, वेद में क्या क्या चीज़ उल्लेख है, इसके बारे में हमने जाना। देखिए अगला जो दूसरा वेद होता है अब आते हैं यजुर्वेद पर। दूसरा आते हैं सामवेद। ये भी महत्वपूर्ण वेद है और इससे भी प्रश्न आते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न आते हुए हैं संगीत का जनक।
संगीत का जनक सबसे ज़्यादा कहा गया वो है सामवेद। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि संगीत का जनक कहाँ है, सामवेद। तीसरा वेद के बारे में बात करते हैं, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं है, संगीत का जनक यही है, और कुछ होगा तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं तो एक बात है कि यज्ञ संबंधी जो भी जानकारियाँ मिलती है वो किससे मिलती है, यजुर्वेद से मिलती है। यज्ञ के बारे में आपको यज्ञ के बारे में आपको पता ही होगा, जैसे राजसूय यज्ञ होती थी, जैसे अपनी श्रेष्ठता को श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए जैसे राजसूय यज्ञ किया जाता था और घोड़े को छोड़ा जाता था, और जिस राज्य में अगर घोड़ा को रोक देता था तो उसको चुनौती माना जाता था, और जिस राज्य ने उस घोड़े को अपने राज क्षेत्र से जाने दिया तो उसकी अधीनताओं में माना जाता था। एक प्रकार की श्रेष्ठता को स्थापित करने का यज्ञ था। फिर एक ऐसे भी होता था जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी मर्यादा के लिए राजा महाराजाओं द्वारा क्या होता था, यज्ञ किया जाता था। तो यज्ञ संबंधी जो भी जानकारी है कहाँ से मिलती है, यजुर्वेद से मिलती है। एक बात आप जानिए, देखिए यज्ञ संबंधी जानकारी, इसको याद करने का ट्रिक देखिए, दंती स से क्या है, सामवेद है, और दंती स से क्या है, संगीत है। तो सामवेद क्या है, संगीत का जनक है। और यजुर्वेद में जो है य से क्या है, य से क्या है, और य से यज्ञ। तो यज्ञ संबंधी जानकारी कहाँ मिलती है, यजुर्वेद से मिलती है।